हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके साथ जुड़े हैं हमारी 5 एमसीक्यू सीरीज में एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए। टॉपिक का नाम है जी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। स्टैटिस्टिक्स से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो आइए अपने एमसीक्यूज के डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ब्रीफली आपको हमारे कोर्सेज के बारे में बता देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास आपके लिए कुछ स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की बात करें तो उसके लिए आपको पेपर 1 कॉमर्स और मैनेजमेंट के कोर्सेज मिल जाएंगे। आरपीएससी जो एग्जामिनेशन हमारा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसके अंदर एबीएसटी, ईएएफएम और बीईडीएम का कोर्स आपको मिल जाएगा। और यूपीएचईएसी का कॉमर्स का जो पेपर का कोर्स है वो भी आपको हमारी वेबसाइट से, हमारी ऐप पे मिल जाएगा। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारी ऐप पे और डिटेल्स के लिए। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो एक अच्छा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैसा होना चाहिए, क्या उसके अंदर खूबियां होनी चाहिए, उसके ऊपर यहां पे यह सवाल पूछा जा रहा है। It should be discretionally defined. It should have sampling stability. It should be capable of further algebraic treatment. It should be based on all the observations. बताइए क्या खूबियां उसके अंदर होनी चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें कि एक अच्छा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैसा होना चाहिए, देखो जी उसके अंदर जो खूबियां प्रेजेंट होनी चाहिए ना, वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट में तो बिल्कुल सही बता रखी हैं कि सैंपलिंग स्टेबिलिटी होनी चाहिए। सैंपलिंग स्टेबिलिटी का मतलब कि आप बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से एक सैंपल चूज करें, दूसरा चूज करें, तीसरा चूज करें, तो हर एक सैंपल में आपका जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो स्टेबल रहना चाहिए। आप कुछ उसका फर्दर ट्रीटमेंट कर सकें, वेटेड मीन निकाल सकें, कंबाइंड मीन निकाल सकें, ऐसा कुछ कर सकें, सभी ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होना चाहिए। बट पहला जो पॉइंट है वो गलत है। इट शुड बी रिजिडली डिफाइंड एंड नॉट डिस्क्रिशनली डिफाइंड। रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए कि अगर हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अगर हमारा मीन 10 निकल कर आया तो 10 ही मीन है। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 भी हो जाए, 15 भी हो जाए। अगर एक सेट ऑफ डाटा का मीन 10 है तो वो 10 ही रहेगा। इट शुड बी वेरी क्लियर एंड इट शुड बी वेरी रिजिड, तभी हम प्रॉपर डिसीजन जो है वो ले पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉपर डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी। अगर वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी, एक वैल्यू नहीं होगी, फिर आपको दिक्कत आएगी। तो जैसा हम देखते हैं कि मीन जो है हमारा स्टेबल मेजर है, मीडियन भी एक स्टेबल मेजर है। बट मोड में जब हम जाते हैं तो मोड में हम देखते हैं कि एक सेट ऑफ डाटा के एक से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं। बाय मॉडल भी डाटा आपका हो सकता है और कई बार कोई मोड नहीं होता डाटा के अंदर। तो ऐसे डाटा हमें देखने को मिलते हैं। तो ये रिजिडली डिफाइंड आपका मोड नहीं होता और एक अच्छा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इसीलिए वो नहीं कहलाता। और यहां पे हमारा जो आंसर है, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी, 2, 3 एंड 4। तो बढ़ते हैं जी अगले सवाल पे। असर्शन हमें दे रखी है, हार्मोनिक मीन इज नॉट ऑफन यूज्ड फॉर एनालाइजिंग बिजनेस प्रॉब्लम्स। रीजन दिया है, हार्मोनिक मीन ऑफ एनी डाटा सेट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ इट हैज नेगेटिव एंड और जीरो एलिमेंट्स। तो हार्मोनिक मीन से जुड़ी कुछ बातें आपको यहां पे बता रखी हैं और आपको बताना है कि बातें कितनी सच हैं और कितनी झूठ हैं। तो यहां पे दोनों बातें जो बता रखी हैं हार्मोनिक मीन के बारे में वो बिल्कुल सही हैं। देखो हार्मोनिक मीन का मीनिंग तो आप समझते ही होंगे कि जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस है आप उनका रेसिप्रोकल ऑफ द अरिथमेटिक मीन यहां पे निकाल रहे होते हो। तो दिस इज हार्मोनिक मीन। आपके पास तीन ऑब्जर्वेशंस हैं। कौन सी ऑब्जर्वेशंस है? 5, 10 और 15। हार्मोनिक मीन निकालना है तो क्या होगा? 3 डिवाइडेड बाय 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। ऐसा कुछ करके आप हार्मोनिक मीन निकालते हैं। देखो हार्मोनिक मीन की एप्लीकेशंस बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हैं, ज्यादा इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। और हार्मोनिक मीन, अगर आपका कोई भी डाटा सेट नेगेटिव या फिर जीरो वैल्यू वाला हो जाए तो आपको हार्मोनिक मीन निकालने में दिक्कत आ सकती है। तो जैसे यहां पे हमारे पास कोई भी वैल्यू जीरो हो जाती तो फिर आप उसका रेसिप्रोकल कैसे ले पाते। तो इसीलिए हार्मोनिक मीन जो है हर डाटा सेट में डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहां पे आपकी असर्शन और रीजन दोनों सही है और आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। चलिए तो अगला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मूड एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड। स्टेटमेंट 1 है, द कंसेप्ट ऑफ मूड इज ऑफ ग्रेट यूज टू लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स सच एज रेडीमेड गारमेंट्स, शू मेकर्स एंड सो ऑन। सेकेंड स्टेटमेंट है,
द मोड इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी व्हेन मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यूज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन डू नॉट अपीयर क्लोज टू द सेंटर ऑफ द डाटा। तो मोड के बारे में आपको दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, आपको इन्हें पढ़ना है और बताना है कि क्या आंसर सही यहां पे होना चाहिए। तो यहां पे माय डियर फ्रेंड्स अगर बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो इसका सॉल्यूशन जो है इट इज गोइंग टू बी स्टेटमेंट वन ओनली इज ट्रू। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि आपका जो मोड का कंसेप्ट है वो बहुत इस्तेमाल का है हमारे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो रेडीमेड गारमेंट्स या फिर जूते वगैरह बना रहे हैं। तो कोई जूता बनाने वाला है तो उसे देखना है भाई सबसे ज्यादा जूता कौन से साइज का चलता है, ताकि वो उस जूते का साइज की मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ा सके, उस जूते को ज्यादा मैन्युफैक्चर कर सके उसकी डिमांड पूरी करने के लिए। तो मोड से उसे पता चल जाएगा भाई कौन सा साइज सबसे ज्यादा पहना जाता है। अब सेकंड स्टेटमेंट बताई गई कि मोड इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी when the most frequently occurring value of an observation do not appear close to the center of the data। तो यहां पे मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या है, दिस इज योर, ये आपका मोड ही होगा, सबसे ज्यादा वैल्यू जो अपीयर कर रही है एक डाटा सेट के अंदर, दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी दी मोड। अब अगर ये सेंटर में नहीं आ रही आपकी, जैसे कुछ वैल्यूज मैं लेकर चलता हूं, जैसे मैं ले रहा हूं 1 5 10 12 12 20 20 20, अब इसके अंदर आपका मोड क्या निकल कर आएगा, आपका मोड निकल कर आएगा 20। अब यहां पे क्या आप इसे सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी कह सकते हो? क्या आप कह सकते हो कि एक बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है? आपने कहा जी डाटा का मोड 20 है तो 20 से सारा डाटा डिफाइन हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि 20 तो एक एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है, आपकी बाकी ऑब्जर्वेशंस तो बहुत ज्यादा दूर हैं 20 से। तो अगर आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो मोड की वैल्यू है वो सेंटर से दूर लाई करती है तो मोड बिकम्स द पुअर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे कि यहां पे लिखा इट बिकम्स अ पुअर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर आपके मोड की वैल्यू कहीं सेंटर में रहती तो एक अच्छा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम इसे मान सकते थे। तो इसीलिए केवल आपका ऑप्शन ए ही यहां पे सही बनेगा। चलिए तो सवाल अगला है, आपको लिस्ट दी है और करनी है जी मैचिंग। आपको मीन मीडियन और मोड के फॉर्मूला दे रखे हैं ग्रुप्ड डाटा के केस में, यानी कि क्लास इंटरवल वाले डाटा के केस में। तो मीन के लिए आप क्या करने वाले हैं, मीन का जो फॉर्मूला है सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए, आसान सा फॉर्मूला है, ऐसे ही मीडियन का और ऐसे ही मोड का। तो जल्दी से सोचिए और बताइए कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो बहुत ही आसान सवाल था। तो मीन का फॉर्मूला उसके सामने लिखा है। आप जानते हैं कि मीन के अंदर अगर क्लास इंटरवल है तो आपको मिड पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी से भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर मीन निकलेगा। और अगर आपको मीडियन निकालना है तो उसमें आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का सहारा लेना पड़ेगा। और अगर आपको मोड निकालना है तो फिर मॉडल क्लास आपको निकालनी पड़ेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ उससे अगली और उसके पिछली फ्रीक्वेंसी को भी आप देखेंगे और ये फॉर्मूला आप यहां पे अप्लाई कर देंगे। तो तीनों के फॉर्मूला बिल्कुल सामने सामने लिख रखे हैं और इसीलिए यहां पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी कि सारे यहां पे सही सही मैच किए गए हैं। तो आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एवरेज ऑफ पोजीशन? तो सवाल है जी इनमें से कौन सा एवरेज ऑफ पोजीशन नहीं है, मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल या फिर मीन? तो एक सीधा और आसान सवाल था। तो माय डियर फ्रेंड्स यहां पे जो भी आपके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं हम उन्हें दो में बांट सकते हैं। एक है जी आपकी मैथमेटिकल एवरेजेस और दूसरी है आपकी एवरेज ऑफ पोजीशन। तो एवरेज ऑफ पोजीशन का मतलब है कि आप डाटा सेट के अंदर वैल्यूज की पोजीशन देखते हैं, उसके बेसिस पे अपना मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं। और मैथमेटिकल एवरेज का मतलब है कि आप मैथमेटिकल फॉर्मूलाज जो है वो लगाने वाले हैं और कुछ एवरेज आप निकालने वाले हैं, आप कुछ एवरेज आउट करेंगे और उसके बेसिस पे आप अपना रिजल्ट निकालेंगे। तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इन्हें मैथमेटिकल एवरेजेस बोला जाता है। और दूसरी है एवरेजेस ऑफ पोजीशन। तो आप एक डाटा सेट के अंदर आप देख रहे हो कि कौन सी पोजीशन पे कौन सी वैल्यूज हैं, ऐसा कुछ आप यहां पे देख रहे हो। जैसे मीडियन में आप सेंटर मोस्ट वैल्यू देखने की कोशिश आप कर रहे होते हो, ऐसी क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल में भी आप ये सब कर रहे होते हो। तो यहाँ पे मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल ये सारे आपके क्या हैं, दे आर एवरेजेस ऑफ दी पोजीशन। जो मीन है इट इज गोइंग टू बी अ मैथमेटिकल एवरेज और इसीलिए आंसर ऑप्शन डी यहाँ पे बनेगा।
चलिए, तो यहां पे आपके लिए एक होमवर्क का सवाल है, इसका आंसर आप हमें कमेंट्स के थ्रू बताइएगा। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा डिस्कशन। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इस पे ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाएं और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।